हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। बच्चों, एफएसटी का टेस्ट है और आप लोग जानते हैं फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। गलतियां आप जो करते हो उस मिस्टेक्स को आप नलिफाई कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो, समय का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो एफएसटी टेस्ट दीजिए और ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ बच्चों, इसमें आपको किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम लोग बता देते हैं। तो एनसीईआरटी 1 से आपका जो 7 जुलाई का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5 है। यूनिट 1 से 9 क्वेश्चन है, 2 से 13 है और 3 से 11 है, 4 से 8 है और 5th से है 13 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एनसीईआरटी 1 से 54 है। यूनिट 6 से 8 क्वेश्चन है, 7 से 16 है, 8 से 5 है, 9 से 8 क्वेश्चन है और 10th यूनिट से बेटा 9 क्वेश्चन है। टोटल 46 क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी 2 से। तो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 101 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। बिल्कुल सही बेटा। सेल और टिश्यू, आप सेल, एक सेल जो हमारे बॉडी पूरी काम करती है, ये अकेला सेल करने के लिए सक्षम है। आप सभी लोग जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है और कैपेबल टू ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसका मतलब हमारे में जब करोड़ों कोशिकाएं हैं तो हर कोशिका हर काम करने के लिए सक्षम है, जिससे क्या हो जाएगा, वर्क का डुप्लीकेसी हो सकती है, वर्क में हौज पौज खिचड़ी पक सकती है। इसलिए कोशिकाएं एक साथ आके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ईच ऑर्गन इन बॉडी द मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे में कोई भी ऑर्गन, जैसे हम लोग हार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाएगा, मस्कुलर टिश्यू भी पाया जाएगा, न्यूरल टिश्यू भी पाया जाएगा और कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा। तो इससे आंसर होता है बेटा 101 का 4 आंसर। दोनों बातें सही हैं, स्टेटमेंट 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये बेटा आपका डायग्राम दिया गया है, एनिमोफिली से रिलेटेड है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जो आपके स्टैमन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वेल एक्सपोज्ड। इस वेल एक्सपोज स्टेमन होने के कारण बेटा आपका यहां से आपको एक चीज दिखती है कि जब एयर यानी विंड चलेगी तो स्टेमन उस हवा करंट में आराम से बह जाएंगे। तो विंड पॉलिनेटेड है, एक्सपोज स्टेमन है, एनिमोफिली मतलब विंड का पॉलिनेशन। फीमेल में भी आपका जो टेसल पाया जाता है, स्टाइल और स्टिग्मा लार्ज और फिदरी हो जाते हैं। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट वेट होते हैं और इनके ओवरी में जनरली सिंगल ओव्यूल पाए जाते हैं। इतने फीचर रिलेटेड होते हैं बेटा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के। इन रेप्लिकेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स और डुअल फंक्शन। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड अगर मैं बोलूं तो शुगर से जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस। तो डीऑक्सीराइबो, शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस बना तो क्या बना बेटा आपका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे सिंगल फास्फेट होता तो टाइड बन जाता, लेकिन यहाँ पे 3 फास्फेट हैं तो टर्मिनल 2 फास्फेट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और बचा हुआ न्यूक्लियोटाइड आपका सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही है। देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन इक्वलाइड डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट सच रीजन आर टर्म्ड एज ओरिसाइड। बिल्कुल सही है। इसीलिए बेटा हम लोगों को प्लाज्मिड की रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए। तो 103 का आंसर हो जाएगा 4th। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। द एथिकल आर्गुमेंट ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू what we owe to millions of plant animal and microbe species with whom we share this plant। ये बेटा कहते हैं ये आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है, यानी ब्रॉड पैमाने पे देखा जाए ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इसमें है कि हम भी जिए, हमारे साथ रहने वाले भी जिए। और एक होता है नैरोली यूटिलिटेरियन, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट देखा जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 2 रीजन दिए जाते हैं। Philosophically या spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value। ये भी ब्रॉडली में आता है। Even if it may not be current of any economic value। अगर हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है तब भी हमें उनको बचाना चाहिए, तो सबको जीवन का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा 104 का 4। चलिए बेटा आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सामंजस्य। तो सामंजस्य में भाई जैसे आपको देखते होंगे म्यूजिक सिस्टम वाले में जो कोई ड्रम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट में आपका गिटार बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है,
कोई गाना गा रहा है, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे में दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, यही कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बेटा विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मुनरा, पोडिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में अगर तुलना की जाए तो ऑर्गन सिस्टम वनली इन एनिमेलिया किंगडम में मिलता है, ध्यान रखिएगा। मुनरा और पोडिस्टा सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई में लूज टिश्यू होता है, प्लांट में ऑर्गन बन चुका होता है और एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यहाँ पे आपने पेंच बोया और आपको दर्द महसूस हो गया, ये कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम। तो 105 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। रिकॉम्बिनेशन बेटा आपको याद होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए एंजाइम चाहिए रिकॉम्बिनेज, और बेटा रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर सी से आएगा पैकिटीन में, लेप्टोटीन में थ्रेड बनेगा, पैकिटीन में बेटा आपका क्रॉसिंग ओवर होगा, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा और बाइवेलेंट या टेट्राड बनेंगे। क्लियर टेट्राड कहाँ दिखता है? तो वो दिखता है बेटा आपका पैकिटीन में। डाइकाइनेसिस टर्मिनल स्टेज होता है तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, और डिप्लोटीन स्टेज में बेटा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 107, एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय आइजीन। बिल्कुल सही भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप में आइजीन होते हैं, लेकिन एक खास बात है आइजीन के 3 एलील होते हैं। जनरली एक जीन के बेटा 2 एलील पाए जाते हैं, यहाँ पे आइजीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। अब जब आई ए और आई बी बनेगा तो आई ए से ए, बी से बी, यानी दोनों स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर शुगर होते हैं, जबकि आई नॉट या स्मॉल आई कोई शुगर नहीं देता। स्मॉल आई लिखना ज्यादा करेक्ट होता है क्योंकि ये रिसेसिवनेस दिखाता है। तो दोनों बातें सही हो गई, तो 107 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। मैचिंग का क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड बेटा, ये आपका काइटिन का बना होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीमर होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। रुबिस्को बेटा आपका एंजाइम प्रोटीनेसियस एंजाइम है जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड या बायोस्फीयर या प्लांट किंगडम होता है। जबकि बात किया जाए कि एनिमल बॉडी में तो कोलेजन प्रोटीन पाया जाएगा, कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होते हैं और एडेनाइलिक न्यूक्लियोटाइड होगा। हालांकि पहली मैचिंग A4 से ही आपका आंसर निकल के चला आता था, जिसका नाम है 108 का आंसर हो जाएगा पहला। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी मैचिंग आए आप मनाइए मैचिंग आए, और कोशिश करिए मैचिंग को आप प्रो तरीके से लगाइए, मतलब सिंगल मैचिंग से आंसर निकालिए, टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी रहेगी और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 ए भी मैचिंग का क्वेश्चन बेटा, और अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो आप ध्यान से देखिए कि 109 में माइकोराजा, तो माइकोराजा बेटा, माइको मतलब फंजाई, राजा मतलब रूट, तो बेटा माइकोराजा में फंजाई विद रूट और ये होता है म्यूचुअल, तो A2, क्या बात है, A2 खाली एक ही ऑप्शन था, आंसर तो मिल गया आपका। चलिए पूरा मिलाते हैं। बार्निकल गोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल, वेल बहुत बड़ी है तो बार्निकल से कोई फायदा मतलब नुकसान नहीं होगा, बार्निकल को फायदा होगा, इसको बोलते हैं कॉमन सैलिज्म। स्नेल एंड लिवर फ्लूक, तो बेटा लिवर फ्लूक यानी फैसियोला हिपैटिका स्नेल, ये हो जाएगा पैरासिटिज्म। और हार्बीवोर और कार्निवोर ये बेटा प्रेडेशन के कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेडेटर यानी कंज्यूमर होता है हार्बीवोर, और सेकंड ऑर्डर या प्रेडेटर होता है बेटा आपका कार्निवोर। तो 109 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहला, थर्ड सॉरी। सेलेक्ट द करेक्ट मैच क्रोकोडाइल, ब्यूफो, कैटला, रेट। चलिए मैचिंग कर लेते हैं। तो बेटा याद होना चाहिए कि 2 चैम्बर्ड पाइसेस में होता है, 3 चैम्बर्ड फिशेस एंड मोस्ट रेप्टाइल में होता है, जबकि एलिगेटर या क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। तो क्रोकोडाइल मैच हो गया, पहले ही मैच में आंसर निकल आया, आंसर आपने लगा लिया। बाकी देखिए मैं सारा मैचिंग कर देता हूँ। ब्यूफो होता है टोड, एम्फीबिया ग्रुप में है तो 3 चैम्बर्ड होगा। कैटला पाइसेस में आता है, वो भी बोनी फिश में, तो 2 चैम्बर्ड। रैट बेटा आपका मैमल होता है तो होम्योथर्मस होगा, क्योंकि रेप्टाइल, एम्फीबिया और पाइसेस पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स ये बेटा वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस कहलाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ग्लिसरॉल, ग्लाइसिन, ग्लूकोज, राइबोज। कार्बन से मैच करना है बेटा, तो राइबोज तो पता होगा 5 कार्बन का शुगर होता है, आरएनए में पाया जाता है, तो D2 देखिए एक ही मैचिंग से आंसर आ गया, तो 111 का आंसर हो जाएगा बेटा पहला। हालांकि मैं सारे मैच कर देता हूँ। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन कहलाता है। ग्लाइसिन बेटा आपका अमीनो एसिड है और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, अगर मैं बनाऊं तो C से आया H,
COOH एंड NH2 कार्बन की संख्या होती है 2, मैचिंग हो गया 4 से, और ग्लूकोज में होता है 6 कार्बन। आंसर आपका पहले मिल चुका था, तो 111 का आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर मैचिंग का क्वेश्चन है। एनाप्लीजिया, एंटीडॉन, एंकाइलोस्टोमा, और बेटा कॉमन नाम ना पूछ के यहाँ पे फाइलम का नाम दे दिया है। एप्लीसिया सी हेयर होता है, और ये मोलस्का का मेंबर होता है। B3, क्या बात है, बढ़िया मिल गया भाई। B3 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो मिल गया। लेकिन आपको एनाफिलीज तो हर बच्चे को पता होता है, एनाफिलीज आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है। तो A2 देखिए, उससे भी 2 ऑप्शन में था। एंटीडॉन सी लिली होता है, ठीक है, और एंटीडॉन जो होता है ये बेटा इकाइनोडर्मेटम होता है। कुकुमेरिया सिकम्बर, एस्टेरिया स्टारफिश, एंटीडॉन सी लिली, ऑफियोरा ब्रिटल स्टार एंड इकाइनस सी अर्चिन, ये मेंबर होते हैं इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। एंकाइलोस्टोमा जो हुक वर्म होता है ये पाया जाता है बेटा एस्केलमेंथिस में। आंसर पहले ही निकल आया था 112 का थर्ड। तो बेटा बड़ा आसान रहा है आपका मैचिंग, देखिए कितना आसान होता है। तो मैचिंग को मैं आपको यही कहूंगा कि प्रो तरीके से लगाइए और खुशहाल रहिए। फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस होता है, A1 देखिए एक ही ऑप्शन में मिल गया, आंसर हो गया पहला। लेकिन मैच तो पूरा करना चाहिए। ब्लू वेल बैलिनोप्टेरा होता है। डॉग में कैनिस फेमिलियरिस, हॉर्स होता है इक्वस। ये बेटा आपके मैमल्स के नेम के मैचिंग करनी थी, तो 113 का आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर मैचिंग का। क्रो, पिजन, वल्चर एंड ऑस्ट्रिच। देखिए आप कहोगे सर इतना मैचिंग और इतना कॉमन नेम क्यों है? तो बच्चों ये पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, जिससे आप मालूम है कि एनिमेलिया किंगडम में कॉमन नेम और फाइलम नेम जरूर पूछा जाता है, तो इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। क्रो होता है कार्वस, A2, हालांकि मैचिंग था तो आप आसानी से कर लिए। इवन आप D का भी मैचिंग करते तब भी हो जाता। पिजन कोलंबा होता है बेटा। वल्चर स्टूथियो होता है, और सॉरी नियोफ्रॉन होता है, और ऑस्ट्रिच होता है स्टूथियो। अब देखना होगा, आपने अंदाजा लगाया होगा, मैं जब एक मैचिंग से आंसर निकालता हूँ तो निकल आता है, लेकिन जब पूरे मैचिंग करना होता है तो इधर उधर हौच पौच हो जाता है। समझिए आप, ये दिखाने का डेमो है बेटा, यहाँ से आप समझिए कि आप एग्जाम में जब दे रहे हो तो कितना एंजाइटी लेवल होता है, घबराहट में जब पूरी मैचिंग करोगे तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा 114 का आंसर हो जाएगा सेकंड। विच आर द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? ग्रेना लैमली है बोथ PS1 एंड PS2। सही भाई, ग्रेना थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे PS1 और PS2 दोनों होता है, लाइट रिएक्शन चलती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, ATP और NADPH2। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में खाली PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में ATP NADPH2 प्लस और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या निकलता है, ऑक्सीजन भी। स्टोमा लैमली में PS2 और NADP रिडक्टेज नहीं पाए जाते, खाली PS1 पाया जाता है, जिसके कारण से खाली ATP बनेगा, ना तो NADPH2 बनेगा, ना तो ऑक्सीजन निकलेगा। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट बनने के सीक्वेंस को बताइए। तो अगर हम देखें तो फीमेल गैमेटोफाइट जो ओव्यूल है, आपको याद होना चाहिए, ये बनेगा बेटा आपका ओव्यूल के अंदर, जिसका नाम है एम्ब्रायोसैक। ये होता है बेटा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ये जो एम्ब्रायोसैक होता है, ये आपका मेगा स्पोर जो फंक्शनल होता है, उससे 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सक्सेसिव करने से बनता है। और जो मेगा स्पोर बनता है वो किससे बनता है? मेगा स्पोर मदर सेल से, और मेगा स्पोर न्यूक्लियस की ही एक सेल बड़ी होके बनाती है। तो चलिए, 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, डीजेनरेशन पहले होगा, मियोटिक पहले होगा, माइग्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ वॉल। चलिए, ये हो गया बेटा आपका पहला स्टेप C। कैसे हुआ? क्योंकि पहले मेगा स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिनमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। तो C के बाद आएगा B। तो C और B, देखिए आपके लिए आंसर आसान हो गया, आंसर आपने निकाल के रख दिया। अब बेटा एक क्वेश्चन को इसको करने वाला एक ऐसा बंदा होगा जो सारे ABCDE सबको पढ़ेगा, और फिर उसके बाद ढूंढेगा कौन पहले कौन बाद में है। और आपकी तरह होगा कि पहले देख लिया पहला इवेंट कौन है और लास्ट में कौन है, और वहां से आसानी से निकाल दिया। तो अगर देखा जाए तो पहले मियोटिक होगा, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो गए, जो बचा उसमें फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा? सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये न्यूक्लियाई माइग्रेट कर जाएंगे हर पोल पे, और लास्ट में क्या बन जाएगा? सेल वॉल।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। कहते हैं नेचुरल जेनेटिक ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करता है बेटा। टीडीएनए पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड में। इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। ये गलत हो जाएगा। ये बेटा यूकैरियोटिक सेल का फीचर होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, क्योंकि ये इन्फेक्ट करता है सेवरल डाइकॉट प्लांट। तो क्या पूछा इनकरेक्ट, तो 117 का पहला ही ऑप्शन निकल के आ गया। और बेटा एक प्रो मेथड इस्तेमाल करना होता है कि अगर पहला आंसर निकल के आ जाता है और श्योर हो आप और ऑप्शन में बोथ या ऑल नहीं है तो आंसर निकल के आगे चल जाइए। यानी ये तीनों बातें सही होंगी। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस यूज्ड टू जीन फॉर ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट सेल, इज नॉट पैथोजेनिक टू प्लांट सेल। जीन ट्रांसफर वाला पैथोजेनिक नहीं है, नेचुरल वाला है। ध्यान रखना कितना बढ़िया लाइन है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम में जो था टीआई प्लाज्मिड वो ट्यूमर इंड्यूस करता था, लेकिन जब उसको जीन ट्रांसफर में यूज किया गया तो उसको ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी रही, लेकिन उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में बदल सकता है और इट डिलीवर टीडीएनए इनटू प्लांट सेल, वो भी सेवरल डाइकॉट। ये भी याद होना चाहिए किसको भेजेगा, सेवरल डाइकॉट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो टोबैको याद होगा आपको, आरएनए इंटरफेरेंस याद आ रहा होगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते थे एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। 117 का पहला ऑप्शन आंसर हो गया। कैनामाइसिन क्लावन डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो बेटा आपका डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल एज अ वेक्टर किया जाता है एंड डिलीवर जीन इनटू एनिमल सेल। डायरेक्ट मैटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रो इंजेक्शन, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन इन प्लांट सेल। कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, तो जहां पे कैनामाइसिन रेजिस्टेंट, वैसे देखिए मैच C1 से आपका आ जाना चाहिए था, तो C1 तो कहीं में है, चलिए ठीक है, ये वाला तो चला गया। क्लावन ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पे क्लावन काम करेगा, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो दिया नहीं है, जिसके कारण मजबूरी में मैं इसको क्लावन को यूज कर लूंगा थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। लेकिन ये मैचिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि क्लावन इट इज द नेम ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। जिस प्लेस पे, जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे क्लावन काम करेगा, दैट साइट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज रेस्ट्रिक्शन साइट। तो बी इज थर्ड, ए तो बी थर्ड दो ऑप्शन में है। डिसार्म्ड रेट्रोवायरस का हो गया, क्लावन हो गया। कैनामाइसिन बेटा आपका एंटीबायोटिक होता है, और कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बेटा इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो 118 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका D2। तो D2 तो इसमें रहा और C1, तो D2 C1, तो आंसर हो जाएगा 118 का थर्ड। तो D2 के साथ C1 ये आ जाएगा। वैसे भी A से भी हो जाएगा था, A का 4, तो A4 से भी कर सकते थे आप, लेकिन इसमें मैचिंग में थोड़ा सा लिखना चाहिए। क्लावन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की तरह भी काम कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन साइट वह जगह होती है जहां पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काम करता है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो बड़ा इंसुलिन के बारे में कौन सी बात गलत है? मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन A, B एंड C, ये गलत हो जाएगा। A एंड B होगा, C नहीं होगा। प्रो इंसुलिन में C होता है। A और B डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ C पेप्टाइड, बिल्कुल सही है। प्रो हार्मोन की तरह निकलता है, C एक्स्ट्रा होता है, और मैच्योर में C नहीं होता है। और गलत यही हो गया, गलत पूछा था तो आंसर मिल ही गया था आपको। और जब आंसर मिल जाए तो आगे की बातें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जब आप एनालाइज करिए तो पढ़िए। तो 119 का आंसर तो पा गए आप। पॉलीपेप्टाइड चेन और बी डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक किए जाते हैं। ये डाइसल्फाइड ब्रिज बेटा आपका एंटीबायोटिक में पाया जाता है। एंटीबायोटिक में H2 और L2 होते हैं। 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। हैवी आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, और हैवी से जो लाइट जुड़ता है वो सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। तो चलिए देखते हैं, यानी आपका ए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन जरा देखिए, तो अगर मैं देखूं तो 2 ऑप्शन में ए है, 2 ऑप्शन में बी है, सी है। तो चलिए ए और सी पढ़ते हैं पहले। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल सही है।
टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है और ये एंटागोनिस्ट होता है अलोंग विद पीटीएच। पीटीएच आपका जो निकलता है पैराथायरॉयड से, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो रेगुलेट कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखा है, तो इसलिए ए सही हो जाएगा। तो ए सही होने के लिए देखिए अगर हम ऑप्शन में आएंगे तो दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो गया। अब ए के साथ बी है, ए के साथ डी है, जो पढ़ना पढ़ लीजिए। इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है। मेल्स में बेटा ऐसा नहीं कि एलएचएफएसएच नहीं निकलता, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से है, तो ये मेल फीमेल दोनों में निकलेगा। एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल पे और एलएच काम करेगा लेडिक सेल पे। लेडिक सेल से निकलेगा बेटा एंड्रोजन जो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, और एफएसएच काम करता है स्पर्मियोजेनेसिस पे। हालांकि दोनों रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को। तो आंसर हो जाएगा 120 का सेकंड। यानी आपने दो पढ़ा और आंसर निकाल लिया। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू एड्स, कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, क्योंकि एड्स एक आपका एसटीआई की कैटेगरी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ग्लूकोकार्टिकॉइड आर सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, मेडुला से एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन निकलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जोना ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लूकोकार्टिकॉइड में कॉर्टिसोल आता है, मिनरलोकार्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन आता है, और आपका रेटिकुलरिस से निकलता है सेक्स स्टेरॉयड। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम, नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, कैल्शियम आयन, और इंक्रीज करता है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, पाम बोन, रिस्ट बोन, एंकिल बोन, डिजिट बोन। पाम बोन, रिस्ट बोन को बोलते हैं कार्पल्स और एंकल बोन को बोलते हैं टार्सल। दो ही मैचिंग से कर लेना चाहिए। बी थर्ड, दो ऑप्शन में है, बी थर्ड दो चला गया, और सी हो गया 4, C4 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो जाएगा 4 आपका। अब बेटा हम लोग देखते हैं डिजिट, जिसको फाइलेंजेस कहते हैं, 14 पाया जाता है, चाहे आपका हाथ की बात करें चाहे पैर की बात करें। पाम यानी मेटाकार्पल कहलाएगा, ये 5 संख्या में होती है। कार्पल 8 होते हैं, टार्सल 7 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, फाइलेंजेस 14 होते हैं। चाहे आप हेलेक्स बात करें चाहे पोलेक्स बात करें, हेलेक्स मतलब हैंड, पोलेक्स मतलब पैर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ABCD दिया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। RCH प्रोग्राम के अंदर WHO ने बताया था कि हेल्थ का मतलब होता है कि आप सारे मामले में फिट रहें। ऐसा नहीं रिप्रोडक्टिवली फिट हो लेकिन आप पारिवारिक रूप से कमजोर हो तो ज़्यादा बच्चा का लालन पालन कर नहीं पाओगे। और RCH प्रोग्राम में आता है सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करना होता है, आप बच्चे का अच्छे से नरिशमेंट भी कर पाएँ। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड्स को देख के जेनेटिक एनोमलीज यानी कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है नहीं उसको पता करते थे, लेकिन आपका क्रोमोसोम भी पता हो जाता था, सेक्स डिटरमाइन हो जाता था। मिनेक था फॉर फीमेल फेटिसाइड। इस पागलपन को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस को इंडिया में बैन कर दिया गया। तो ए के साथ बी एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा 122 का थर्ड, यानी यही हो जाएगा सही। अब बेटा आपका CD पढ़ने की जरूरत नहीं, चलिए पढ़ देते हैं। सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ICMR नहीं था, ये था CDRI लखनऊ, और ये नॉन स्ट्राइडल होता है और वंस इन अ वीक होता है। इसका प्रिपरेशन में सेंट्रोक्रोमोन होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करके इम्प्लांटेशन रोकता है, बाकी सारी दवाइयाँ ओवल्यूशन रोकती हैं। एमनियोसेंटेसिस यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइवबिलिटी ऑफ फिटस। A B D सही हो गया, C खाली गलत रहा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, टोबैको, बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, बीटल एंड मॉस्किटोज। ये बेटा मैच करना है, तो फ्लाइज एंड मॉस्किटो आते हैं बेटा आपके डिप्टेरन्स में, तो टोबैको, बर्ड वर्म, आर्मी वर्म होते हैं बेटा आपका लेपिडोप्टेरन, तो ये मैचिंग गलत हो गई दोनों। बीटल्स, कॉलिप्टेरन, ये सही हो जाएगा। मॉस्किटो में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ये ग्रुप होता है बेटा डिप्टेरा। तो 123 का थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 124। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बेटा ये आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, साथ ही साथ आपका इसमें पाया जाता है NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। IAA एंड IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 बिटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। PGR है, ऑक्सीजन है, नेचुरल नहीं होगा, ज्यादातर प्रमोटर की तरह बिहेव करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। इनहिबिटर में जो लार्जली इनहिबिटर होता है इथाइलिन होता है, दोनों कैटेगरी में आता है, लेकिन लार्जली इनहिबिटर कहलाता है। और ऑक्सिन, साइटोकाइनिन
और आपका जिब्रेलिन ये लार्जली प्रोमोटर की कैटेगरी में आते हैं, और ABA ये इनहिबिटर होता है। क्वेश्चन नंबर 125, RQ ऑफ ट्राइपामेटिन लेस देन 1.07 होता है, तो बिल्कुल सही है। व्हेन ट्राइपामेटिन इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ये गलत हो जाएगा। CO2 अगर ज्यादा होगा तो वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, तो रीजन गलत हो गया, असर्शन करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, तो 125 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे आपको याद होगा कि 102 CO2 के अलोंग 145 O2 यूज करते हैं, जिसका मतलब बेटा आपको याद होना चाहिए कि O2 इज मोर देन CO2, तो RQ लेस देन 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, हाउ मेनी प्लांट इन सुपीरियर ओवरी आर प्रेजेंट, यानी हाइपोगाइनस कंडीशन। सर जैसे क्वेश्चन आए हाइपोगाइनस सुपीरियर, आप सुपीरियर ना ढूंढ के क्या ढूंढिए इंफीरियर, तो मैंने बोला कंपोजिटी यानी एस्टरेसी, ग्वावा एंड कुकरबिटेसी यानी गॉड फैमिली, ये 3 जगह पे आपका मिलेगा इन्फीरियर यानी कि एपिगाइनस, और प्लम रोज पीच यहाँ पे मिलेगा पेरीगाइनस। तो सुपीरियर पूछा है तो आप एपिगाइनस और पेरीगाइनस को हटा दीजिएगा। तो मस्टर्ड, टर्निप, रेडिस ये बेटा ब्रेसिकेसीम होते हैं, सुपीरियर होता है। लेडी फिंगर बेटा आपका मालवेसीम होता है, सुपीरियर। लोबिया, अरहर, कैसिया, टैमरिंड, अकेसिया, मिमोसा ये सब बेटा आपके लेगुमिनेसी ग्रुप में आते हैं, और ये सब कैसे होते हैं सुपीरियर। लेकिन आपका कंपोजिटी में आता है मैरीगोल्ड, क्राइजेंथेमम एंड लेट्यूस। एक कंपोजिटी में होता है मैरीगोल्ड, तो जानते भी हो सनफ्लावर के साथ आता है, क्राइजेंथेमम भी होता है, लेट्यूस डेजी को बोलते हैं, तो ये भी आपका एस्टरेसी के हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे इंफीरियर। व्हीट, राइस, शुगर केन, दूब ग्रास, बार्ले ये पोएसी के हैं, और पोएसी भी कैसा होता है सुपीरियर। तो जरा गिन लेते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो 15 हो जाएंगे, 3 हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा 126 का सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल एसोसिएशन आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमन सेलिज्म, बिल्कुल सही है। जहाँ पे कैटल ग्रेज करते हैं वहाँ की घास दब जाती है, इंसेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं और कैटल एग्रेट उसको खा लेता है। तो इसके रीजन में अगर ऐसा है तो एक्सप्लेनेशन कहलाएगा, द एग्रेट ऑलवेज फोरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टीयर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट, घास को दबा देगा, इंसेक्ट बाहर दिख जाएगा, बिल्कुल सही है। जिससे एग्रेट अच्छे से घास में अगर छुपा रहेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, तो एक्सप्लेनेशन की भी कैटेगरी में आ गया। 127 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं 128, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द एन्यूप्लॉइडी, 2n+1 होना चाहिए, ट्राइसोमी इसलिए गलत हो गया। टर्नर सिंड्रोम 2n-1 बिल्कुल सही है, लेकिन मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है X0 कंडीशन। क्लाइनफिल्टर में भी 2n+1 होता है, लेकिन ये सेक्स का होता है XXY। क्लाइंट फिल्टर में ये भी नहीं होगा, ये डबल मोनोसोमी लिखा था और नल्लीसोमी, तो पूछा था करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 128 का सेकेंड। ट्रैकिड आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ, तो ट्रैकिड तो हर जगह मिलेगा, वेसल आपका फीचर था एंजियोस्पर्मिक का, तो पाइनस, यूकलिप्टस, सिट्रस कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं, ट्रैकिड में नहीं टेंशन होता है। ट्रैकिड और वेसल में एक डिफरेंस याद कर लीजिएगा, ट्रैकिड की इंडवाल इम्परफोरेटेड होती है जबकि वेसल की इंडवाल कैसी होती है परफोरेटेड, तो 129 इज फोर्थ। वेसल का डिफरेंस होता है एंजियोस्पर्मिक फीचर होता है, और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है वेसल्स। 130, म्यूटेशन और रैंडम एंड डायरेक्शनल बिल्कुल सही है। डार्विनियन वेरिएशन आर लार्ज एंड रैंडम, डार्विनियन वेरिएशन स्मॉल था, कॉन्टिन्यूअस था एंड डायरेक्शनल था, जबकि ह्यूगो डिवरीज जो टर्म साल्टेनेशन दिया था उनका जो म्यूटेशन था और रैंडम, लार्ज, डायरेक्शनलेस, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन था, तो पहला स्टेटमेंट सही दूसरा गलत, तो 130 इज सेकेंड। Which association group given the definition of biotechnology, तो it was given by EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का इसलिए हटाइए। नाको एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1 दिसंबर को बेटा यूज किया जाता है एड्स डे। FBI फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी है, तो EFB ने दिया था। Some amount of urea may be written in the kidney matrix of the sum of these animal to maintain desired osmolarity। 300 से 1200 में osmolarity को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रखा जाता है।
अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ यूरियोटेलिक एनिमल, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हो गई। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है, ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए इसको अगर बॉडी में थोड़ा समय तक रिटेन करना है तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर पानी कम है थोड़ा बहुत, और एकदम कम है तो यूरिक एसिड में बदल दीजिए। तो दोनों बातें सही हो गई, यूरियोटेलिक भी होता है और यूरिकोटेलिक भी होता है। यूरियोटेलिक में यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड के क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जाता है। अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज, तो टीएलसी ये तो टोटल ल्यूकोसाइड काउंट यानी ब्लड टेस्ट है। एसजीपीटी, एसजीओटी ये बेटा आपका लीवर का टेस्ट होता है, फैटीनेस देखते हैं। और विडाल टेस्ट साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का हो गया। तो एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसे किया जाता है। और जब ये पॉजिटिव आता है तो फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्लॉट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। पीसीआर का भी रूटीनली इस्तेमाल होने लगा है। हाउ मच CO2 इज कैरिड एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जब CO2 से जुड़ता है तो क्या कहलाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 20 से 25 होता है। 7% डिजॉल्व स्टेज में होता है। और अगर मैं बात करूं 70% एज अ बाइकार्बोनेट आयन। CO2 की बात, ऑक्सीजन की बात करता हूं तो 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में एंड 3% ऑक्सीजन एज अ डिजॉल्व स्टेज इन प्लाज्मा। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन पूछा था तो 134 का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 135, विच आर द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से, बिल्कुल सही हो जाएगा। ADH एंड ऑक्सीटोसिन ये निकलता है बेटा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और पार्स इंटरमीडिया से निकलता है आपका MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रहा बेटा डिस्कशन, आगे का डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद बुलाइट। हेलो एवरीवन, तो अभी क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 मनीष सर ने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 136 टू 170 मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो इसमें पूछा गया कौन सा प्लेसेंटेशन का टाइप नहीं है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, मार्जिन में होता है, ये मटर में प्रेजेंट है। पैराइटल प्रेजेंटेशन ये क्रूसीफेरी फैमिली में, इसके एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड और आर्जिमोन। और फ्री सेंट्रल किस में है, ये डायंथस में। तो इम्ब्रिकेट क्या है, ये एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल के मेंबर्स के रिस्पेक्ट में उनका जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये इम्ब्रिकेट इज ए टाइप ऑफ एस्टिवेशन, ये यहाँ पे गलत है। और इम्ब्रिकेट में जो ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है वो डेफिनेट मैनर में नहीं होती है, जबकि ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग भी प्रेजेंट है और एक वो डेफिनेट मैनर में है। तो यहाँ पे आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो ये सही है। सेल थ्योरी जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, उसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से कंपोज्ड हैं और या उनके प्रोडक्ट्स से एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा जो ओरिजिन था सेल थ्योरी में सेल का, वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी, रडल्फ वेरको ने इसको एक्सप्लेन किया था। और इसमें क्या था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल्स की ओरिजिन जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होती है सेल डिवीजन के द्वारा। तो ये यहाँ पर सही है। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। आइदर रिप्लेस द ओल्ड सेल्स अगर एनिमल्स की बात की जाए, या फिर प्लांट्स में ये थ्रू आउट लाइफ स्पैन ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो 137 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन और एक रीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, सही है। ये इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि सेल डिवीजन के बाद
यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और ये माइटोटिक डिविजन्स कहाँ होंगे, ये यूजुअली अगर एनिमल्स की बात की जाए तो ये रिस्ट्रिक्टेड होंगे किसमें, डिप्लॉयड सेल्स में। लेकिन कुछ हैप्लॉयड सेल्स के भी एग्जांपल्स हैं, जैसे सोशल ये इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं उसमें। और इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम। तो रीजन इसका दिया हुआ है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फोर्थ आंसर यहाँ पर होगा 138 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 139। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle constitute the। तो एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो स्टील। तो फिल इन द ब्लैंक गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर स्टील होगा। और स्टील की अगर आउटर मोस्ट लेयर पूछी जाए तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर होती है पेरीसाइकिल। और एंडोडर्मिस ये किसकी इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस ये किसकी है, ये कॉर्टेक्स की। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, यहाँ पर एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्टेप्स की अगर बात की जाए तो कैस्पेरियन स्टेप्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्मिस में ही प्रेजेंट है, रूट्स में। और ये यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होगा एंडोडर्मिस में, कैस्पेरियन स्टेप्स। और ये रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स दोनों पर इनका डिपोजिशन होता है। ये रेडियल वॉल, ये टेंजेंशियल वॉल, दोनों पर इनका डिपोजिशन होगा। तो कैस्पेरियन स्टेप्स। और ये क्या बायोलॉजिकल चेक पॉइंट का काम करेगी। कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यूज की अगर बात की जाए तो ये रूट के वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होंगे। पैरेन्काइमेटस होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होंगे। और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 139 का सेकंड। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज मास्टर क्लॉक। तो मास्टर क्लॉक जो सर्काडियन रिदम वगैरह कैलकुलेट को रेगुलेट करेगा, 24 वेक स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, और हार्मोनल लेवल वगैरह को रेगुलेट करता है। तो इसका मास्टर क्लॉक कहाँ पर है, ये हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है, मेडुला और पॉन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर है, कॉर्पस कैलोसम ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये वाइट फाइबर से बना हुआ है, ट्रैक्ट ऑफ वाइट फाइबर्स, उसे कॉर्पस कैलोसम कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। Further investigation by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome and that is why it was given the name X chromosome। तो हैंकिंग ने सबसे पहले X क्रोमोसोम को खोजा था, इन्होंने नाम दिया था उसको X बॉडी। और इसकी खोज किस में की गई थी, तो ये प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये इंसेक्ट्स में किया गया था। इस प्रोसेस को स्टडी किया गया था इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स में दो तरीके के गैमीट्स बन रहे थे, एक जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था और एक जिसमें ऑटोसोम्स के साथ, यहाँ पर सिर्फ ऑटोसोम्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर ऑटोसोम्स के साथ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था। तो दो तरीके के गैमीट्स इनको दिखाई पड़े थे, इन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया था, तो इन्हीं को नाम दिया गया था फिर एक्स क्रोमोसोम। टुडे जेनेटिक मैप्स आर, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वाज डन इन द केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड लेटर। तो जेनेटिक मैप की अगर बात की जाए तो जेनेटिक मैप क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जीन के सीक्वेंस को और जीन के डिस्टेंस को, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको यूज़ किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 141 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द ब्रेकिंग ऑफ द CC बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।
through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy is called respiration। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें पता है कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ये अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हुआ। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में क्या क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, बट प्रोटीन्स, फैट या लिपिड्स और इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स ये भी यूज हो सकते हैं। तो ये सही है, उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं इन सबको। तो 142 का भी करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? यहाँ पर क्या पूछा है? इनकरेक्ट मैच पूछा गया। RH एंटीजन, तो जो ह्यूमंस में RBC में एंटीजन A और एंटीजन B वगैरह होते हैं, इन्हीं के साथ एक और एंटीजन है RH एंटीजन। और ये किसके सिमिलर था? ये जो रेइसस मंकी में होता है उसी से सिमिलर था, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है RH एंटीजन। तो ये सही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो, मतलब RH निगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर अगर मिलता है तो यहाँ पर बेबी के चांसेस होते हैं RH पॉजिटिव होने के। तो RH पॉजिटिव जब ब्लड इसकी मदर के साथ मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे RH एंटीबॉडीज बनेंगे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं, बट सेकंड प्रेगनेंसी जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगी उसमें RH पॉजिटिव जो फीटस होगा उसको दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। और ये क्या है? ये RH एंटीजन की वजह से है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर ब्लड ओपन साइनसेस में फ्लो करेगा, ये भी सही है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पर है? एनिलिडा में है, कॉर्डेटा में है, एनिलिड्स में है, कॉर्डेट्स में है। और इसके अलावा मोलस्का एक ग्रुप है सिफेलोपोडा, जिसके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्टोपस, लॉलिगो, सी स्क्विड। इसमें भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। मोलस्का में इन जनरल अगर पूछा जाए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट ये जो ग्रुप है इसमें भी क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड इन फाइलम्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 143 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ पर पूछा गया करेक्ट मैच BSE, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एंकेफेलोपैथी। इसी को बोलते हैं मैड काउ डिजीज। ये किसकी वजह से है? ये प्रायॉन्स की वजह से। टोबैको मोज़ेक वायरस, इससे क्या होगा? मोज़ेक डिजीज। सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से होगी। और स्लीपिंग सिकनेस, ये क्या, ये किससे होता है? ये सीलिएटेड प्रोटोजोन और इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और इसका वेक्टर होगा सीसी फ्लाई। तो यहाँ पर A का सेकंड, B का फर्स्ट और C का फोर्थ और D का 3। तो करेक्ट आंसर 144 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो मैचिंग यहाँ पर सामने दी हुई है। और ये कैसा होता है? विदाउट सेल वॉल होता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सीलिएटेड है ये। अगैरिकस, अगैरिकस में क्या? अगैरिकस मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। और अगैरिकस किस में होगा? किस क्लास अगर पूछी जाए इसकी? तो यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडी और ड्यूट्रो, ये इसकी फंजाई की क्लासेस हैं। और ये किस में बिलोंग करता है? ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। मशरूम्स जो होते हैं ये ईडबिल भी है, मशरूम्स ईडबिल भी होते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, तो ये क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कंपल्सरली पैरासाइट की तरह ही है। तो यहाँ पर
मैचिंग जो है सामने दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. 145 is first. Next question, select the correct match. Arthropoda. Arthropoda क्या होगा? ये क्या है? ये फाइलम है. एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्मी क्या है? डिवीजन है. मैमेलिया. मैमेलिया क्या है? क्लास. और पोएल्स क्या है? ये ग्रामिनी का ऑर्डर. तो यहाँ पर correct matching, A is second, B is first, C is 3 and D is 4. Second. 146. Next question 147. Select the correct match. तो वॉल्वॉक्स. वॉल्वॉक्स किसका मेंबर है? क्लोरोफाइसी का. और ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर, सॉरी, ये कैसा है? ये कॉलोनियल. तो क्लोरोफाइसी. और क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल कौन सा होना चाहिए था? क्लोरोफिल होना चाहिए था ए और बी. डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है. डिक्टियोटा. डिक्टियोटा किसका है? ये फियोफाइसी का मेंबर है. ब्राउन एल्गी. और डिक्टियोटा में क्या होना चाहिए था? यहाँ पर ए और सी होना चाहिए था. बी गलत है. पोरफायरा. पोरफायरा रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर हुआ. तो यहाँ पर ए और डी सही है. और यूलोथ्रिक्स ये भी क्लोरोफाइसी का मेंबर है, फ्लैजिलेटेड है, क्लोरोफाइसी. तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? ए और बी होना चाहिए था. सी गलत दिया हुआ है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 147 का होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. थर्ड. 147. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच. अनदर मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक्विजिटम. एक्विजिटम अगर बात की जाए तो ये किसका मेंबर है? टेरिडोफाइट्स का. टेरिडोफाइटा का मेंबर है. और टेरिडोफाइटा में अगर क्लास पूछा जाए इसका, तो एक्विजिटम का क्लास होगा स्फिनोप्सिडा. और ये कैसा होता है? ये होमोस्पोरस है, कोन बियरिंग है, कोन प्रेजेंट है यहाँ पर. तो एक्विजिटम कैसा हुआ? टेरिडोफाइटा का मेंबर है, तो वैस्कुलर टिश्यू. मार्केंशिया ये ब्रायोफाइट्स हैं, और ब्रायोफाइट्स में भी ये कौन से हैं? लिवरवर्ट्स. तो मार्केंशिया इनको बोला जाएगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. पाइनस. पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड. तो ये सीड बियरिंग है. कारा. कारा किसका मेंबर है? ये ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी का मेंबर है. और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है. एल्गी में यूजुअली कैसा होता है? यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, बट यहाँ पर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, ओगोनियम और न्यूक्यूल. तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग यहाँ भी सामने. A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. 148 is first. Next question 149. Select the correct match. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. इनर मेम्ब्रेन में ETS प्रेजेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हुआ? ये सिंगल मेम्ब्रेन है. राइबोसोम विदाउट एनी मेम्ब्रेन. फिम्ब्री ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. तो करेक्ट मैचिंग. A सेकंड, B इज फर्स्ट, C इज 3 एंड D इज 4. सेकंड. तो 149 की करेक्ट मैचिंग हुई सेकंड. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 150. कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये लिपिड. ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. यूरेसिल. यूरेसिल क्या है? ये नाइट्रोजन बेस. और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पर भी A is second, B is first, C is 3 and D is 4th. 150 is second. Next question 151. Which of the following is are a part of excretory system in frog? तो frog का अगर excretory system देखा जाए तो यहाँ पर 2 किडनीज प्रेजेंट हैं, और हर किडनी से एक यूरेटर. तो 2 यूरेटर, 2 किडनीज एंड 2 यूरेटर. क्लोएका. यूरेटर्स को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? यूरिनोजेनाइटल. यूरिनोजेनाइटल क्योंकि यहाँ पर यूरिन भी आएगी और जेनाइटल फ्लूइड भी आएगा. टेस्टिस से जो डक्ट्स निकलती हैं वासा एफरेंशिया, वो किडनी में खुलती हैं बिडर्स कैनाल में. तो यहाँ पर स्पर्म को भी कैरी करेंगे, यूरिन को भी, तो इसलिए इसको बुलाया जाएगा यूरिनोजेनाइटल. इसके बाद ये कहाँ पर खुलेगा? ये यूरेटर आकर के खुलता है क्लोएका में, और ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है. यहाँ पर यूरिनरी फ्लूइड, जेनाइटल फ्लूइड, और इसके अलावा जो फीकल मैटर है, यूरिन, जेनिटल फ्लूइड और फीकल मैटर,
जो जीआईटी का अनडाइजेस्टेड मैटर होगा, फीकल मैटर, इन तीनों के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करेगा क्लोएका। तो ये किस में प्रेजेंट है, ये मेल फ्रॉग में। और यूरिनरी ब्लैडर होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 151 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन, ये किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर अगर ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ कैसा आता है, सिग्मॉइड आता है। और अगर इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ेगी तो वो ग्राफ किधर की तरफ, इधर शिफ्ट होता है। और अगर ये ब्रेकिंग होगी तो ये इधर की तरफ, राइट साइड। एफिनिटी अगर बढ़ रही है तो लेफ्ट साइड। कम पार्शियल प्रेशर पे ही 100% सैचुरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, तो बाइंडिंग एफिनिटी कब बढ़ेगी, जब एल्वियोलर साइड पर होगा, वहाँ पर लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर PCO2 होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन किसके लिए, बाइंडिंग के लिए फेवरेबल है। तो 152 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। Now we move to next question. In the given below example, how many of the following are infectious disease? Infectious मतलब जो एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफर होंगी। तो स्मॉल पॉक्स कैसी है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। एड्स, ये भी कैसा है, इन्फेक्शियस डिजीज है। और यहाँ पर कौन सा है, इन्फ्लुएंजा, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज। बाकी कलर ब्लाइंडनेस, कैंसर, डायबिटीज और नाइट ब्लाइंडनेस, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, क्योंकि एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन, एक सफरिंग पर्सन से दूसरे में नहीं पहुंचेगी। तो 153 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सेकंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और यूकैरियोट्स गलत हो गया, इट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गलत। मोनेरा का मेंबर है, तो मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे गए। इट इज ए काइंड ऑफ वायरस, गलत। ये क्या है, ये बैक्टीरिया का टाइप है। सेल वॉल और नॉन सेलुलोजिक, सेल वॉल यहाँ पर कैसी है, नॉन सेलुलोजिक, तो ये विदाउट सेल वॉल है। सेलुलोजिक या नॉन सेलुलोजिक की बात ही नहीं है। और इसीलिए पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक, इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। तो पेनिसिलिन के लिए कैसा होगा, ये रेजिस्टेंट होगा माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये कैसा हुआ, ये फैकल्टेटिव एनेरोब। तो यहाँ पर फर्स्ट, इट इज ए प्रोकैरियोट, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया 154 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 155। इन क्रैन्स एनाटॉमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैन्स। तो जो वैस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, उसके चारों तरफ ये जो बंडल शीथ है, ये रिंग के फॉर्म में है। और इसके अलावा जो मीजोफिल सेल्स हैं, वो भी रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये बंडल शीथ सेल्स, ये 1, 2 या 3 लेयर्स में हो सकती हैं। और इसके चारों तरफ ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये भी कैसी हैं, ये भी रिंग के फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। और क्रैन्स का मतलब होता है रेथ या रिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट, रेथ और रिंग बोलते हैं इसी को। और ये किस प्लांट में होती है, ये C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स को C4 क्यों बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। तो 155 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो 1 लाख जूल ऑफ सनलाइट, और इसका 10%, इसका 1, ये पहुंचेगा 10,000 जूल, यहाँ पर दिया हुआ है किसमें, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में 10,000 जूल। अब इसके ऊपर जो ट्रांसफर होगा वो 10%, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। तो 10% अगर ट्रांसफर होगा तो 10,000 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1000 जूल, यहाँ पर ये रह जाएगा सिर्फ 100 जूल। और यहाँ पर इसका 10% ट्रांसफर होगा तो सिर्फ 10 जूल।
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ए, ये वाला सही है, 8000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और द करेक्ट मैच? कौन से करेक्ट मैच है यहाँ पर? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है, सही है, ये मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 3 बिलियन बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करना था, प्लस इसमें जो पर बेस पेयर का कॉस्ट था वो $3 यूएस डॉलर्स था, तो काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है। 9 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड इसमें खर्चा होना था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ था 1990 में, कंप्लीट हुआ था ये 2003 में। सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंसिंग रह गया था जो मई 2006 में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एलेक्स जेफरीज ने दिया था, डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर 157 का करेक्ट आंसर, ये सारे दिए हुए हैं, 157 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। क्लिनिकल ट्रायल्स, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्यूरिफिकेशन, ट्रांसलेशन, ये सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और बायोरिएक्टर में दिया हुआ है एजिटेटर सिस्टम। तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग वगैरह है, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स फाइनल जब प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद होगा तो प्रोडक्ट का, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सही है। प्यूरिफिकेशन ये भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसके बाद प्यूरिफिकेशन मार्केटिंग करने से पहले, तो ये भी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ट्रांसलेशन ये बायोसिंथेटिक फेज जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, बायोसिंथेटिक फेज के बाद की जो चीज़ें वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आती हैं। तो प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, ये किस में आएगा? ये अप स्ट्रीम प्रोसेस होगा, डाउन स्ट्रीम नहीं। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर एजिटेटर सिस्टम सही है। ये क्या करता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करने में हेल्प करेगा, इवन मिक्सिंग करेगा। और किसका होमोजेनियस मिक्सचर? यहाँ पर कल्चर्ड माइक्रोबियल सेल होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे और ऑक्सीजन वगैरह, इनका होमोजेनियस मिक्सचर। और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इसकी मेटाबॉलिज्म जो होगी वो, मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो फास्ट होगा। तो एजिटेटर सिस्टम ये इम्पॉर्टेंट है बायोरिएक्टर के लिए। तो यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट हुआ? 158 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन केमिकल नेम, और ये वैसे क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ये सिंपल लिपिड्स हैं। दिस इज कंपाउंड न्यूक्लियोसाइड, गलत है। टाइप ऑफ लिपिड सही है। दिस कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ कोएंजाइम, गलत। दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, तो लिपिड्स जो हैं ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी। तो बी एंड डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। 159 इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सीड इन एंजियोस्पर्म? तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज होता है, तो सही है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सही। ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट में चेंज हो जाते हैं। ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद यही सीड बनेगा। और इसमें जो एग सेल थी ये फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाती है, और जाइगोट किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में। और सेंट्रल सेल जो थी वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाती है। और इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट ये बनाता है टेस्टा, आउटर सीड कोट, और इनर इंटेग्यूमेंट ये बनाता है टेगमेन, इनर सीड कोट, आउटर एंड इनर सीड कोट। तो मैच्योर सीड में भी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, ये भी सही है। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस का मतलब हुआ कि सीड जब एम्ब्रियो मैच्योर होगा, जब यहाँ पर एक्स सेल था जब फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, और एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो के मैच्योर होने से पहले अगर ये एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाएगा तो इसे बोला जाएगा एक्स एल्बुमिनस। और अगर ये एंडोस्पर्म बचा रहेगा एम्ब्रियो के मैच्योर होने तक तो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टैमरिंड है, ऑर्किड है, ऑर्किड,
और इसके अलावा यहाँ पर पी, बीन, ग्राउंडनट जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये सारे। और यूजुअली जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं या एक्स एल्बुमिनस हैं, ये कौन से होते हैं? ये डाइकॉट सीड्स होते हैं। ऑर्किड यहाँ पर क्या है? मोनोकॉट सीड है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4। ऑल सारे ही सही है। 160 इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये कहाँ से आएगा? ये GIT से आएगा। स्टमक की सिक्रीशंस वगैरह को, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कम करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। एड्रीनल ग्लैंड से आएंगे। एड्रीनल कॉर्ट ग्लैंड में 2 पार्ट हैं, एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है। TCT, इसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, और ये किससे रिलेटेड है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? कम करता है। और पैराथार्मोन के साथ ये एंटागोनिस्टिक होता है। पैराथार्मोन क्या होता है? ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो ये कहाँ से आएगा? थायरोकैल्सिटोनिन। ये थाइमस ग्लैंड नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था थायरॉयड। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन या एरिथ्रोपोइसिस बढ़ाएगा। ये कहाँ पर? किडनी से सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया, 161 का होगा 3rd। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो ACG थ्रियोनिन सही है, ACC थ्रियोनिन सही है, AGC सीरीन सही है। ये भी किसके लिए? ये भी सीरीन के लिए कोड करेगा। तो इनकरेक्ट यहाँ पर क्या हो गया? 3rd। 162 इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर BB कंडीशन, कैपिटल B राउंड सीड सही है ये। और स्मॉल b होगा तो ये रिंकल सीड के लिए होगा। कैपिटल B और स्मॉल b है तो ये भी राउंड सीड के लिए ही होगा। तो मतलब अगर शेप देखा जाए तो ये पूरी तरह से डोमिनेंस शो करता है। और अगर इसका साइज देखा जाए तो कैपिटल B ये लार्ज साइज होगा, कैपिटल B और स्मॉल b, तो स्मॉल b स्मॉल साइज होगा। लेकिन जब कैपिटल B के साथ स्मॉल b है तो इस कंडीशन में ये पूरी तरह से डोमिनेट नहीं है, तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट साइज होता है। तो ये किसके लिए? स्टार्च सिंथेसिस जीन जो है उसका एग्जाम्पल है ये। तो राउंड सीड सही है, स्टार्च ग्रेन्स आर इंटरमीडिएट साइज सही है, कैपिटल B और स्मॉल b राउंड सीड्स ये भी सही है। स्मॉल b स्टार्च ग्रेन्स आर इंटरमीडिएट साइज ये गलत है। यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? स्मॉल साइज। तो स्टार्च सिंथेसिस जीन ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो गया। शेप को भी कंट्रोल कर रहा है सिंगल जीन, और इसके साथ साथ साइज को भी रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट 164, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। काइनेटिन, दिस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। तो ये साइटोकाइनिन है और ये प्लांट में नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। नेचुरल साइटोकाइनिन जो प्लांट में प्रेजेंट है वो है जिएटिन। जिएटिन किससे है? कॉर्न कर्नल्स सही है, कोकोनट मिल्क से भी है करेक्ट। और काइनेटिन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थाइमीन। थाइमीन नहीं है, किसका है? ये एडेनिन, तो प्यूरिन नहीं है। तो 164 का क्या होगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम के लिए पूछा गया है। तो ये स्मूथ मसल्स हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप है इनका, टेपर्ड एट बोथ एंड्स, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक। प्रेजेंट इन स्टमक सही है, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू ये भी सही है, इनवॉलेंट्री है, स्टमक में प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू है। ये न्यूरोजेनिक भी हो सकते हैं और मायोजेनिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ एक्साइटेबल, ये सिंगल यूनिट जो स्मूथ मसल है वो सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं, न्यूरोजेनिक
वो मायोजेनिक, और जो मल्टी यूनिट है वो न्यूरोजेनिक। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये क्या है, ये कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों एक ही रेडियई पर दिखाए गए हैं, और यहाँ पर कैम्बियम भी प्रेजेंट है। तो ये कैसा हो गया, ओपन, क्योंकि ये कैम्बियम डिवाइड करेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ऐड करेगा, तो ये ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ होगी। रेडियल वेस्कुलर बंडल इन रूट गलत दिया हुआ है, रेडियल में ये अलग अलग रेडियस पर होने चाहिए थे। कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट ओपन है सही, स्टेम सही है ये। रेडियल वेस्कुलर बंडल इन लीफ में भी रेडियल बंडल नहीं है, और ये रेडियल है भी नहीं। कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल इन स्टेम, तो ये क्लोज्ड की वजह से गलत हो गया, क्योंकि ये क्लोज नहीं, कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 166 का क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड एज H2L2। तो H2 क्या है, दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स, और इसमें वैसे अगर मोनोमर देखा जाए तो सभी में H2L2 ही होगा, लेकिन IgG जो है ये 5 मोनोमर्स का मिलकर के बना हुआ है, तो H2L2, और IgG नहीं सॉरी, ये IgG स्मॉलेस्ट है, ये मोनोमर है। IgM ये 5 मोनोमर्स का, और ये सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। IgA ये डाइमर है, इसमें 2 H2L2, मतलब 4 हैवी और 4 लाइट चेन्स होंगी, और IgG ये मोनोमर है और ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा है IgM। और अगर पूछा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो IgG सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में, उसके बाद फिर IgA उससे कम, फिर M उससे कम, फिर D उससे कम, और E सबसे कम। IgE जो होता है सबसे कम परसेंटेज में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। 167 इज फोर्थ। Now we move to another question, 168. The ecosystem may be, तो इकोसिस्टम मैन मेड भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। मैन मेड इकोसिस्टम्स की अगर बात करें तो मैन मेड इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हुए एक्वेरियम जैसे हो गया, या फिर जो क्रॉप फील्ड है वो भी मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो 168 में करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। Now we move to another question, question number 169. व्हाट इज डिस्ट्रोफिन। तो डिस्ट्रोफिन क्या है, ये लार्जेस्ट जीन है, और स्मॉलेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन। तो ह्यूमन जीन में यूजुअल बेसिस कितने होते हैं, जीन की अगर नॉर्मल एवरेज जीन की बात की जाए तो इसमें 3000 बेसिस होते हैं, 3000 बेसिस। लेकिन अगर डिस्ट्रोफिन की बात करें तो इसमें 2.4 मिलियन बेसिस। तो 169 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉसिबल इल इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अगर इल इफेक्ट देखे जाएं तो यहाँ पर एब्डोमिनल पेन भी होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी होगी, और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब कि ड्यूरेशन जो होगी वो कम ज़्यादा होगी। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो स्पॉटिंग होती है उसको ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं। तो 170 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ। So I have covered my portion, question number 135 to 170, 136 to 170. Now further discussion will be carried by Vikram sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ ऑल इंडिया फुल सर्विस टेस्ट के पेपर डिस्कशन सेशन, जिसमें ये पेपर हमारा 5वां टेस्ट था जो कि 7 जुलाई 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। और इस पेपर का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 70 तक हमारे सीनियर साथी शैलेंद्र सर और मनीष सर ने बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से किया है। थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर, बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 171 से 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। आपके सामने पहला सवाल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन द इलॉन्गेशन फेज ऑफ ग्रोथ। कुछ नहीं, आपको ये बताया गया था कि जब ग्रोथ की बात आप करते हो उसके 3 फेज थे, पहला मेरिस्टेमेटिक, ठीक, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा मैचुरेशन। तो इन सब में जब सेल होती है
तो उसकी अपनी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है। और आपसे पूछा गया कि इलॉन्गेशन फेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो भाई सेल इलॉन्गेशन, सेल लंबी होती है इसमें, और इसमें वैक्यूल की संख्या बढ़ने लगती है, और नए नए सेल वॉल के डिपोजिशन होते हैं। ये बुक की लाइन है। इन तीनों में जब आपके सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, मेरिस्टेमेटिक बहुत ही हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वैक्यूल कम रहता है और बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड करता है, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग होता है। तो ये आपकी बुक की लाइन है प्लांट ग्रोथ के चैप्टर में, दैट इज 4th आंसर। अब देखिए सपोज दैट ये आपका मान लीजिए ये डीएनए का पीस है और ये हमारा प्लाज्मिड। दो बातें समझ में आई। और इस जो डीएनए कहीं हमें मिला उसमें केवल ये इतना सा पार्ट हमारा डिजायर्ड है किसी कैरेक्टर के लिए, और हम चाहते हैं इसे होस्ट में भेजने की ताकि इसकी क्लोनिंग हो सके। अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज कि हमने एक आरई का इस्तेमाल किया और सेम आरई का इस्तेमाल करेंगे। इसे यहाँ से कट करके अलग करेंगे और एक पार्ट यहाँ से कट के अलग करेंगे। कुछ नहीं सर, अब आप देख सकते हैं हमारा ये पार्ट अलग हुआ, और अब आप देख सकते हैं हमारा ये प्लाज्मिड जो छोटा सा टुकड़ा कटा ये हो गया। ये तो कटिंग हो गई। अब हमने क्या किया, एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया और इसको यहाँ पे ला करके हमने ऐड कर दिया। ठीक, मान लीजिए ऐसे। ठीक, अब आप देखिए अब हमारा ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि एक वेक्टर है, जो कि प्लाज्मिक वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है, इसे भेजेंगे हम किसी सुइटेबल होस्ट में जिससे क्लोनिंग होगी। अब ये क्लोनिंग कर ये रेप्लिकेट करेगा तो हमारा ये डिजायर्ड जो डीएनए है, एलियन डीएनए, ये भी आपका क्लोनिंग में जाएगा और ये भी अपनी कॉपी बनाएगा। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन के तैयार है। अब इसे बनाने में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, आरई का इस्तेमाल किया, एक प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया। और यही क्वेश्चन है कि अगर रिकॉम्बिनेंट बनाना हो मॉलिक्यूल का तो हमें क्या आवश्यकता होगी, प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज, दैट इज ऑल 4th आंसर। आप खुद ही देख सकते हैं, और ये दोनों आरई सेम होंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है। इन तीनों का इस्तेमाल होगा तब जाके बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, 4th आंसर। अब देखिए आपको पता था कि जब आप C4 प्लांट की बात करते हो, C4 प्लांट, तो ये रहा आपका मीजोफिल और ये रहा आपका बंडल शीथ। ठीक, यहाँ पर पेप्केज एंजाइम होता है और यहाँ पर रुबिस्को होता है, और यहाँ पे सबसे पहले PEP से CO2 जुड़ करके आपका OAA बनेगा, फिर ये मैलिक एसिड एस्पार्टिक से बन के यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। और इस C4 एसिड का होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, इस C4 एसिड का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पर एक CO2 निकलेगी और ये CO2 चली जाएगी केल्विन साइकिल में। इतनी बात हमें पता है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए रुबिस्को ये इस बंडल शीथ सेल में क्या होता है C4 प्लांट में, तो भाई रुबिस्को की एक्टिविटी हो रही है, डीकार्ब हो रहा है और केल्विन साइकिल चल रहा है, दैट इज 4th आंसर। अब देखिए द फॉलोइंग इज आर पॉपुलेशन, ये कहा गया था कि अगर एक हैबिटेट मान लिया जाए तो आप कोई एक पार्टिकुलर टाइम कंसीडर करें, पार्टिकुलर टाइम, और एक सिंगल स्पीसीज को अंडर कंसीडर लें, कोई एक स्पीसीज, किसी कुत्ते की स्पीसीज, किसी मैंगो की स्पीसीज ले लें, ह्यूमन की पॉपुलेशन ले लें, एक स्पीसीज लें, एक पार्टिकुलर टाइम लें, और जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ मौजूद हैं वो सब के सब पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे आज कहते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ केवल ह्यूमन की पॉपुलेशन है, इसमें पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली नहीं जोड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गई पॉपुलेशन। तो आपकी बुक में कुछ डायग्राम कुछ बताए गए हैं कि कौन कौन पॉपुलेशन केवल ह्यूमन की नहीं होगी, बैक्टीरिया को भी कल्चर प्लेट में अगर करेंगे तो भी पॉपुलेशन माना जाएगा। तो कहते हैं रैट्स इन एबंडेंट ड्वेलिंग, सही है, बैक्टीरिया कल्चर ये भी सही है, और टिक वुड ट्री। अब देखिए टिक वुड ट्री मतलब सिंगल स्पीसीज की बात की गई है। ठीक, फॉरेस्ट ट्रैक्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, उस पूरे जंगल में हमने टिक वुड ट्री लिया है, उसकी संख्या कितनी है ये महत्व रखती है, इसलिए सिंगल इज 4th आंसर। अब देखिए आपसे कहा गया सपोज दैट ये मसल्स का फाइबर है और मोटर न्यूरॉन के माध्यम से सेंसेशन आता है, तो जो ये जंक्शन होता है कि जो जैसे मान लीजिए है मोटर न्यूरॉन का मुझे पढ़ाना है, तो ये जो जंक्शन बनता है जहाँ से, इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो, और इसी को बोलते हैं मोटर इन प्लेट। क्यों मोटर इन प्लेट बोलते हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन आकर के यहीं पर रुकता है और अपना इफेक्टर शो करता है। जैसे मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, तो ये मेरा मोटर न्यूरॉन मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया है, जो यहाँ आकर के अपना स्टिमुलस देता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये है मोटर इन प्लेट,
या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? सेकेंड आंसर। अब देखिए इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। सपोज दैट कोई नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल, ठीक, नंबर ऑफ सेल आपको बनाने हैं। अब कहते हैं दो तरह के सवाल, एक होता हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस, ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड, ठीक, एक क्वेश्चन ये बनता है। और हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड, ये दो लैंग्वेज बनते हैं। अगर टाइम्स लिखा होगा तो जैसे मान लीजिए 2 सेल बनाने 256, तो आप क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक तरीके से पढ़ेंगे 2 की पावर n से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, तो कहते हैं 2 की पावर जब 8 करोगे आप तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256, तो आपकी 256 सेल बन जाएगी, ठीक। और कहते हैं कि कितना 256 सेल को बनाने के लिए कितना माइटोसिस होगा, तो एक कम होगा, जैसे -1 256 के लिए, 255 100 के लिए 99 और 354 बनाने के 353। तो आपको केवल देखो यहाँ लिखा हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन, तो केवल आप लैंग्वेज देखिएगा हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन या हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस रिक्वायर्ड। टाइम्स पूछेंगे तो 2 की पावर n से ज्योमेट्रिक तरीके से उसको अचीव करेंगे और अप्रोच करेंगे, यही आपका क्वेश्चन था। सेकेंड आंसर। अब आपको पता सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, उस पर 9+2 का अरेंजमेंट दिखता है। ये 9 होता है डबलेट, ये डायनोसर डबलेट होता है, सिंगलेट होता है। और जितने 9 आपके जगह जगह पे आपने देखा था डायग्राम 1 2 3 4, तो सब में एक रेडियल स्पोक था, ठीक, तो 9 रेडियल स्पोक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड आंसर। अब देखो आपको मालूम है कि भले ही काकरोच का जो हेड है वो 6 सेगमेंट करके फ्यूज करके बनता है, ये आपकी बुक की लाइन है। काकरोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काकरोच ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस 2 सवाल तो बिल्कुल आने ही आने हैं, चाहे वो रिनीट रहा हो चाहे नीट काकरोच के सवाल आ रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। 6 सेगमेंट से मिलकर बनता है। और आपको नॉर्मली कितने सेगमेंट होते हैं काकरोच में? सिर्फ 20। अब देखिए कहते हैं कि जंक्शन 3 प्रकार के थे, इपिथेलियल टिश्यू में और अदर में, उनके अलग अलग काम थे। टाइट जंक्शन जो होता था लीकिंग को रोक प्रिवेंट करता था, और गैप जंक्शन अलाउ करता था मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट से, और ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट छोटा बड़ा दोनों मॉलिक्यूल हो सकता है। तो कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है और जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है। लिगामेंट और टेंडन जो होते हैं ये डेंस रेगुलर प्रकार का टिश्यू है। तो सेकेंड आंसर। अब देखिए कहते हैं कि जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात आती है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। इतना तो आपको पता है कि ये एम्फीबिया में है और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में है, ठीक। तो जाहिर सी बात है सेलामेंडर आपका एम्फीबिया है, ये आप देख सकते हैं। वेल आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इसको 2 चैम्बर, वेल 4 चैम्बर्ड है, इसको 2 चैम्बर्ड है, और निथोनिंकस मैमल इसमें 4 चैम्बर्ड है। इसमें और इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, पक्षियों में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक। और मछलियों में आपका सिंगल सर्कुलेशन है, ध्यान रखिएगा, सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए कहते हैं कि ये आपकी बायोडायवर्सिटी का डेटा है कि पूरी दुनिया में लगभग 25,000 पौधों की स्पीसीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में से आयुर्वेद है कि हाँ इनसे ये निकलता है, इससे बीमारी ठीक होती है, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ये थर्ड आंसर। और देखिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि इसमें से किसका परसेंट सबसे ज़्यादा है। आपको पता है टोटल 16 बने थे डायबिट क्लास में, जितना जो ऊपर सबसे ज़्यादा होगा उसी का होगा। ये आपका 1 था, ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है। अब सबके नीचे अगर आप 16 करो, 4/16, 1/16, तो ये कितना आ गया 6.25%, 12.5, 25%, और ये आ गया 12.5। देखने से ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यही है, थर्ड आंसर। अब देखिए आपको पता था कि जब आप डीएनए की बात करते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से होता है डबल हेलिकल। अब ये गया ट्रांसक्रिप्शन में, मान लीजिए, तो ट्रांसक्रिप्शन जब बनेगा छोटा सा ऐसा, ठीक, तो ये होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसमें जगह जगह पर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस रहते हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हो, इंट्रॉन, और ये जो बीच बीच में है इसका नाम एक्सॉन, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो बना है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक। अब इसकी होगी प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, ये रिलीज होगा।
अब ये जगह जगह से रिमूव कर दिया जाएगा। अब देखो इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से एक्सॉन को, और जोड़ करके फिर फ्रेश आपका ये प्रोसेस्ड mRNA दैट इज़ मैच्योर mRNA बन जाएगा। ठीक, तो अब क्या होता है, 5 डैश पर कैपिंग होती है, 3 डैश पर टेलिंग होती है। ठीक, तो अब देखिए इस इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को लगाना ही प्रोसेस का नाम होता है स्प्लाइसिंग, और इसे करने वाली मॉलिक्यूलर मशीनरी स्प्लाइसियोसोम होती है, जो कि यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है, दैट इज स्प्लाइसिंग। फर्स्ट आंसर, ये बात याद रखिएगा। तो इसे हटाया गया है और अब ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। अब देखिए आरएनए पे क्या, जैसे बहुत लोगों ने कहा सर एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका टीआरएनए होता है उसमें कुछ जगहों पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, डबल स्ट्रैंड भी हो जाता है। आपने कभी उसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखा हो, ये होता है, तो ये जो आर्म होती है इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये तो होगा ही, और चूँकि जब ये न्यूक्लियोटाइड का बना है तो जाहिर सी बात है 3 डैश हाइड्रोक्सिल और 5 डैश फॉस्फोरिल तो होंगे ही। ठीक, बिल्कुल सही है। और हेट्रोसाइकिल एटम बेस तो है ही भाई, क्यों, केवल थायमिन और डीएनए का अंतर है, ये भी सही है। तो अब देखिए मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम था कि 4 का रूल आरएनए वैलिड है या नहीं, लेकिन बाकी के 3 चीज़ें अगर आपको पता तो आप आंसर वैसे भी निकाल सकते थे। 4 का रूल डीएनए पे वैलिड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पे ध्यान रखिएगा, ये बात। थर्ड सेकेंड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, आपसे कह रहे हैं हेट्रोजाइगस येलो सीड, मतलब ये वाला केस, और कह रहे हैं ग्रीन सीड से ये क्रॉस कराना है, ये कुछ ऐसे ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या, ये एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस है, तो जो रेशियो 1:1 में है वही आपका आंसर है। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, सोचना ही नहीं था। कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेज बहुत लंबा लिखा होता है, हमारे दिमाग में क्यों सेट ये रहता है टेस्ट क्रॉस का, लेकिन आप देखिए जब भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोला जाए और होमोजाइगस रेसिस बोला जाए तो समझ लीजिए कि आपका आंसर 1:1 में है, 50-50 का रेशियो आ गया। कुछ सोचना, ये टेस्ट क्रॉस है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। मैंने इसका गैमिट बनाया, ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आप देख कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये येलो ये ग्रीन। तो आपसे पूछे येलो ग्रीन 1:1, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये तो आपकी बुक की लाइन है कि आपके पैराग्राफ में कैसे डक्ट मेमोरी ग्लैंड के अलग अलग हो, अंदर से बाहर। सबसे पहले एल्विलाई होती है, फिर ट्यूब्यूल होता है, और ट्यूब्यूल जोड़कर डक्ट बनाएगा, वो बड़े से एम्पुला में खुलेगा, और ये लैक्टिक डक्ट है जिससे मिल्क सक आउट होता है डेवलपिंग पैदा होने वाले बच्चे से। तो ये सही है भाई, थर्ड आंसर। अब देखिए प्लेसेंटा क्या चीज़ है सर, प्लेसेंटा एक प्रकार का एंडोक्राइन टिश्यू है, ठीक है, टेम्परेरी ही सही, लेकिन ज़्यादातर हार्मोन निकालता जो कि आवश्यक है। ये बनता कैसे है, और ये एक प्रकार का फंक्शनल कनेक्शन होता है किसके, मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग हो रहे फीटस के भी, जिससे न्यूट्रिशन वेस्ट मटेरियल उससे रिमूव हो, न्यूट्रिशन प्राप्त हो। अब ये बनता कैसे सर, कुछ नहीं, आपको पता ब्लास्टोसिस्ट की वाल पर ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, एक तो वो हो गया, और ट्रोफोब्लास्ट पर कोरियोनिक विलाई होती है, याद रखिएगा, कोरियोनिक विलाई ऐसे फिंगर लाइन निकल आती है, और ये जब यूटेराइन वॉल से जुड़ती है तो बनता है प्लेसेंटा। तो क्या हो जाएगा, कोरियोनिक विलाई विथ यूट्रॉन वायल, ये चीज थर्ड आंसर। और एक प्रकार का फंक्शनल कनेक्शन है, इससे वेस्ट मटेरियल जो होता है फीटस से बाहर आता है मैटरनल ब्लड में, और मैटरनल ब्लड न्यूट्रिशन जाता है इसके अंदर, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो नंबर ऑफ गैमीट्स का डिफरेंस है, उसमें 1 बनता है, उसमें 4 बनते हैं, और टाइमिंग का भी डिफरेंस है। मेल की अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल ह्यूमन में ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में शुरू हो जाती है, ठीक, और एक ओवरी में आपके 1 मिलियन oogonia होती है, ध्यान रखिएगा, 1 oogonia होती है, ठीक। अब ये क्या होगा कि आपका ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाएगा, फर्स्ट मियोसिस शुरू हो जाएगी, लेकिन डिप्लोटीन में आके ये रुक जाएगा, दैट इज़ प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 में आकर के ये रुक जाएगा। और जब बर्थ होता है बच्चे का, फीमेल लड़की का जन्म होता है, तो क्या होता है कि 1 मिलियन 1 में ईच ओवरी प्राइमरी फॉलिकल होती है, ठीक, प्राइमरी फॉलिकल, लेकिन अभी इसका मियोसिस पूरा नहीं हुआ है, 1 मिलियन होती है। और जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी, तो केवल 60,000 से 80,000, ठीक है, एक ओवरी में बचता है। तो 1 मिलियन रहता था पहले ओवरी में, और 60,000 से 80 बचता है। फिर इसका पहली मियोसिस कंप्लीट होगी तो बनेगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक, और जब उसके बाद ओवुलेशन होगा तो स्पर्म टच के तो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा। तो कहते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है oogenesis। अब देखिए ये डायग्राम तो आपको देख के ही समझ में आ गया
कि भाई ये तो मिलर का एक्सपेरिमेंट था। अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई मिलर का एक्सपेरिमेंट था किस लिए। इन्होंने केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें सरप्राइजिंगली क्या बना था, एमिनो एसिड बना था और ये पाइन और हेल्डन की थ्योरी को केमिकल इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए था। इसमें अमोनिया 1 रेशियो में था, मीथेन 2 और हाइड्रोजन 2 रेशियो में था, याद रखिएगा। ठीक, तो डायमेट्रिक मिलर्स एक्सपेरिमेंट और ये साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट था। तो सर साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट क्या है? मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट लैब में जो नेचर में कभी हुआ हो उसे उसी तरह से कराना साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट होता है। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट एक प्रकार का साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट था। क्यों? कई करोड़ों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले जो एक्सपेरिमेंट, जो घटना नेचर में घटी थी उसे लैब में हम कर रहे हैं उसके जैसा। ठीक है, ये है साइमुलेशन है। और ये आपका टंगस्टन के इलेक्ट्रोड हैं और यहाँ पर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था भाई, ये याद रखिएगा। फर्स्ट आंसर ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन भी 3 प्रकार का होता है। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, एक होता है स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो कहते हैं जब आप कोई कैरेक्टर लेते हो, कैरेक्टर, तो उसके 3, एक होता है पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। लेट सपोज आपने हाइट ले लिया तो आप बहुत टॉल ले लेंगे, या अगर आप ह्यूमन हाइट ले, ड्वार्फ ले लेंगे, और फिर लेंगे कि मीडियम साइज़ का, यही है। तो ये दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू हैं और ये एवरेज है, इसी को आप मीन कैरेक्टर वैल्यू बोलते हो। ठीक, तो अब होगा क्या कि जब ये दो, और स्टार्टिंग में बताइए जब आप कैरेक्टर लेते थे तो स्टार्टिंग में ये और ये दोनों, इन दोनों का जब कैरेक्टर लेंगे तो इन दोनों के मिक्सअप से नया कॉम्बिनेशन बनेगा आपका मीडियन। तो कहते हैं इन दोनों में से जो आपका पेरिफेरल में से कोई एक अगर इवॉल्व कर जाए तो डायरेक्शनल, ठीक, और ये दोनों साथ साथ इवॉल्व करेंगे, इनका नंबर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिसरप्टिव। और अगर ये बीच वाला अगर केवल नंबर बढ़े इसका तो बोलेंगे स्टेबलाइजिंग। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले तो कोई ना कोई एक कैरेक्टर लिया जाएगा। सपोज एक कैरेक्टर आपको मिलेगा, कोई एक कैरेक्टर, कोई ह्यूमन हाइट है, बॉडी का वेट है, तमाम चीज़ें हैं, कोई कैरेक्टर लिया जाएगा और उसके 2 एक्सट्रीम होंगे, एक एक्सट्रीम ये और एक एक्सट्रीम ये, मतलब पेरिफेरल, और एक होगा मीडियन। तो आप ध्यान से देखो कि किसके संख्या बढ़ रही है, किसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और उसी बिहार पे आप नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, इन ए गिवन हैबिटेट वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज, नया पैदा होने वाले बच्चों का रेंज 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम है, मतलब 2 किलोग्राम। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो गया? बॉडी वेट। ध्यान से देखिए, इसको समझिए है क्या चीज़, क्योंकि बुक में केवल लाइन लिखी है आप समझ नहीं पाते हो। और यहाँ पर भी बॉडी वेट, ये हमने कैरेक्टर ले लिया हमारा पेरिफेरल। अब बॉडी वेट ये 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम, ये एक मैक्सिमम हो गया, एक मिनिमम हो गया। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं इन दोनों से तो 98% वाले जो हैं वो एवरेज हैं, 98% 3 किलोग्राम से 3.3 किलोग्राम वाले ये सरवाइव कर रहे हैं, और जो बाकी के 2 से 2.5 और 4.5 से 5 ये मर जा रहे हैं। तो 100 में 98% यही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा मीन कैरेक्टर वाला इवॉल्व कर रहा है, दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। थर्ड आंसर। हो सकता है भविष्य में आपको कोई सवाल मिले बच्चों तो वहाँ पर कैरेक्टर बदला हो, तो हमेशा आप दिमाग में रखना कि पहले लाइन में आपको एक कैरेक्टर की पेरिफेरल बताएंगे, 2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम, ये 2 हो गया, 5 हो गया, अब बढ़ रहा कौन सा? 3 से 3.5, ये एवरेज वाला बढ़ रहा है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए आपको बताया गया था पैलियोजोइक A² P² MC, और सर जी ये आप क्या लिख के लाएं? ये हम शॉर्टकट लिख के लाएं क्योंकि हम खुद पढ़ के आए हैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये क्या है? एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ठीक, पैलियोजोइक, आपकी एनसीईआरटी पैलियोजोइक से ही दिया हुआ है, ठीक, और मीजोजोइक, और ये है सीनोजोइक। जिस तरह से आप पढ़ते हो कि सबसे बड़ा मतलब जैसे आवर होता है, आवर से छोटा मिनट होता है और उससे छोटा सेकंड होता है, वैसे ही आपकी एनसीईआरटी कहीं लाइन लिखी हुई, ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ा एरा होता है, ये सब के सब एरा हैं, और एरा से छोटा पीरियड और पीरियड से छोटा इपॉच। तो ध्यान से देखिए आपके जो पैलियोजोइक एरा है इसके पीरियड्स का जो फॉर्मूला है मतलब शॉर्टकट है वो कॉस DCP, ठीक है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविक्सियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है, ये आपकी बुक में यहाँ से दिया। तो कह रहे हैं, और मीजोजोइक का क्या था? TJC, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और जो आपका सीनोजोइक है इसका है क्वार्टरनरी और टर्सरी। ये पीरियड्स हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आवर, मिनट
और सेकंड होता है उसी प्रकार से एरा, पीरियड और इपॉच होता है भाई। ये टाइम ड्यूरेशन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। मतलब अगर हम अपने जीवन के इतिहास को, जब से पृथ्वी बनी, जीवन का जब से पृथ्वी पर अर्थ का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अर्थ होने लगा, तो उसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर हम एक टाइम माने तो ये लाखों करोड़ों साल में है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा मीजोजोइक का इन नॉट पीरियड मीजोइक एरा, डिवोनियन, ठीक। तो ये होगा ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, ये मीजोइक के हैं, और ये आपका पैलियोजोइक एरा का है, ठीक है। तो कॉस डीसीपी याद रखिएगा, कार्बोनी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविक्सन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि जब आप प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो कि डाइजेंटिक होती है, तो सर जी हमें बताइए डाइजेंटिक क्या ऐसे पैरासाइट जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एटलीस्ट 2 होस्ट की रिक्वायर्ड हो। तो इसमें जो प्राइमरी होस्ट है वो तो मैन है, और ये सेकेंडरी होस्ट ये फीमेल एनोफिलीज है, ठीक। ये आपको बताया गया। इसके आरबीसी में गैमेटोसाइट बनती है, ठीक। और ये गैमेटोसाइट इसके लिए इन्फेक्टिव स्टेट होता है, ये 2n होती है पहली बार, और ये गैमीट को बनाने वाली सेल है। तो ये जाती है किसके, फीमेल एनोफिलीज में। इसका मतलब गैमीट यहीं बनेगा, ठीक। और उसके बाद गट में फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ होगा, गट में। गट में इसके फर्टिलाइजेशन होगा। तो इतना समझ में आएगा कि मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन हुआ है। हालांकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि फीमेल मॉस्किटो, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन बन भी तो नहीं रहा है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए, कहते हैं कि जब आपका सीवेज ट्रीटमेंट की बात आप करते हो, सीवेज ट्रीटमेंट, तो वो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है तो पहले एरोबिक चलता है, एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, और फिर उसके बाद से यहाँ से स्लज निकल करके जाता है एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो यहाँ के एनोबिक बैक्टीरिया जब इस एरोबिक चीज़ों को, इस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं तो 3 गैसें निकलती हैं इसमें, CH4, H2S और CO2। तो कौन सी गैस, CH4, H2S, CO2, ये एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में निकलता है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपसे कहा गया कि 2 लाख आपके वेराइटी पाई जाती है चावल की किस्में इंडिया में, ये तो आपको पता है। लेकिन उसमें से बासमती की अगर आप बात करें तो डॉक्यूमेंटेड वैरायटी जो है, ठीक है, वो 27 है, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए, आपको जब काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ाया जाता है, काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो उसमें 4 फैक्टर बताए जाते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन के पैराग्राफ में हेडिंग में ये लाइन लिखी है कि भाई एक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया थी और वहाँ पर एक नाइल पर्च, ठीक है, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज ए एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज। और यहाँ की किकलिड फिश की 200 से ज़्यादा स्पीसीज इसके आने की वजह से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये जो डेटा लिखा है ये 200 स्पीसीज का है। तो नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली एक्सटिंक्ट ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 2 स्पीसीज फिट इन द लेक। मतलब इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ये एक्जोटिक के क्या मतलब है, एलियन, दोनों का मतलब एक है। एलियन और एक्जोटिक का मतलब ये है कि आप किसी हैबिटेट में किसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करो लेकिन वो हैबिटेट में उसके एंसेस्टर ना रहे हों, ठीक है, उससे मतलब उसका नेटिव प्लेस ना रहा हो, उसे बोलते हैं एक्जोटिक। तो ये था सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ आंसर। 200 स्पीसीज इसमें एक्सटिंक्ट हो गई थी भाई। अब देखिए, कहा जाता है कि आप हॉटस्पॉट की जब किसी जगह को डिक्लेयर करते हो, हॉटस्पॉट सपोज ये एक हैबिटेट है, हमने इसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया। तो जब किसी चीज़ को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया, मापदंड लेते हैं। तो मापदंड ये होना चाहिए कि यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो और स्पेस कम होने के बावजूद भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये रहा आपके सामने कि एंडेमिक स्पीसीज क्या। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब सपोज ये ए स्पीसीज है, ये केवल इसी हैबिटेट में पाया जाए और दुनिया किसी इलाके में ना पाया जाए, ये है एंडेमिक स्पीसीज। और यही था आपका क्वेश्चन, द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड इन एल्सवेयर, ये है एंडेमिक स्पीसीज। तो इसीलिए कहते हैं, अब इसीलिए कहते हैं कि हॉट स्पॉट 30% आपके
लॉस रख सकते हैं। अगर हॉटस्पॉट खत्म कर दिया जाए तो लगभग 30% बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर एंडेमिक होती हैं, जैसे इंडिया से अगर आम के सारे पेड़ खत्म कर दिए जाएँ तो आम दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से कंगारू ख़त्म कर दिए जाएँ तो शायद हो सकता हो कंगारू ख़त्म हो जाए दुनिया से। बात को समझिए। तो वो होता है आपका एंडेमिक स्पीसीज। तो किसी जगह को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा हो ही, साथ ही साथ अगर एंडेमिज्म ज़्यादा हो तो भी। अब सपोज दैट जैसे कोई हैबिटेट आपके सामने था, एक बड़ा सा हैबिटेट है, और यहाँ पर और स्पीसीज के मान लीजिए एक स्पीसीज ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, इन सब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब अब 20,000 है, 30,000, 50,000 है, और इसकी मात्र 10 हो, 20 हो, तो ये बोलते हैं रेयर, मतलब बहुत ही कम स्पीसीज किसी हैबिटेट में पाई जा रेयर। और अभी मैंने बताया, और के स्टोन का मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसकी संख्या मान लीजिए बी सी डी इन सब की संख्या ज़्यादा है और ए वाले की संख्या बहुत कम है इनके कंपनी, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस पूरे इकोसिस्टम पे इन सब के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब लेसर इन नंबर एंड मोर विल बी इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ये है के स्टोन। एक ज़िले में कलेक्टर होता है, उसका एक ऑर्डर पूरे ज़िले के लोगों पे एक ही रात में एक ही वक्त पे लागू होता है। बात को समझिए। एक स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भाई कोई भी ऑर्डर पास होगा तो पूरे देश पे एक साथ लगेगा, वो होता है केस्टोन स्पीसीज। ठीक। अब देखिए, अभी मैंने बताया एलियन माने बाहर से आई हुई स्पीसीज जो उसका नेटिव प्लेस ना रहा वो जगह। तो ये तीनों स्पीसीज समझिए आगे काम आएगा। फर्स्ट आंसर। अब देखिए, कहा गया था कि एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट। ठीक, काउंटर करंट। और आप जानते हो कि 99% जो होते हैं फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो बात सही है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या चक्कर है सर? ये काम करते हैं ज़्यादा ताकि बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा ना हो। सपोज दैट नेफ्रिक फिल्ट्रेट है और नेफ्रिक फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करके यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है, क्योंकि जितना आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा उतना ही फिर यूरिन कंसंट्रेशन होगा। तो जो फिल्ट्रेट जितना रहता है उसके 4 गुना आपका कंसंट। कहते हैं ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली हाउ मेनी टाइम्स कंसंट्रेट देन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो आपके बॉमन्स कैप्सूल में इनिशियल फिल्ट्रेशन हुआ था उसके कंपेयर में 4 गुना यूरिन ये कंसंट्रेट करती है। और किसकी मदद से करती है? वासा रेक्टा और हेनले लूप की मदद से। क्यों? क्योंकि बॉमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो गया, फिर पीसीटी आया, उसके बाद हेनले लूप आया। बात को समझिए। तो इनिशियल फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे था पीसीटी में, ये बात ध्यान रखिए। इनिशियल फिल्ट्रेट तो यहीं पे था, उसके बाद हेनले लूप और वासा रेक्टा आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं जिसके काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, तो फिल्ट्रेट होता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट ही आगे चल के यूरिन बनती है। सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए, ये डायग्राम तो आप समझ ही रहे हैं। आए दिन आप जाते हैं बाज़ार में खाने के लिए, हो सकता है आज मैं ही जाऊँ तो मुझे मिल जाए। ये है टर्निप, ठीक, जिसे आप सलजम के नाम से जानते हैं, सलजम। और भाई एक प्रकार का ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है, और अपने अनुभव से जानते हो कि ज़मीन के अंदर पैदा होता है, तो ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। दैट इज़ थर्ड आंसर। और इसी के बगल में आपका कैरेट बना हुआ है, ये भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। ये बात याद रखिएगा, टैप रूट मॉडिफिकेशन। ठीक। और उसके बगल में बना है स्वीट पोटैटो, वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। अब कमाल की बात है, इसकी फैमिली जो है ब्रेसिकेसी, और कैरेट की फैमिली होती है अम्ली फेरी। ध्यान रखिएगा, ये ब्रेसिकेसी फैमिली के सदस्य नहीं है। ठीक। कैरेट, और कैरेट का डाउकस कैरोटा होता है, डाउकस कैरोटा उसका साइंटिफिक नेम होता है, और कैरेट की फैमिली होती है एपीएसी या अम्ली फेरी। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब देखिए, आपको मालूम था एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। ठीक। अब देखिए, ये चारों अलग अलग फ्लोरल अपेंडेज हैं। अगर इनका आपस में ही कोई जुड़ा हो जाए तो बोलेंगे कोहेसन, और अगर इन दोनों का आपस में, इन दोनों में कहीं किसी दो में जुड़ा हो जाए तो बोलेंगे एडेसन। तो आपको पता है कि सी होता कोला, के होता है कैलिस, जी गाइनोसियम। आपको खुद दिख रहा है इन दोनों में जुड़ा हो रहा है, तो भाई ये तो एडेसन हो गया, ये भी एडेसन हो गया। अब देखिए, जैसे आप लिखते हो सिनकार्पस, मतलब गाइनोसियम के जो पिस्टिल हैं वही आपस में जुड़ गए, तो वो भी कोहेसन। सिनजेनेसियस, सिनेंड्रस, डाइडेल्फस, ये सब के सब आपके किसके एग्जाम्पल है? कोहेसन के। और एडेसन का एग्जाम्पल ये है। अब सर कहोगे कि सर ये क्या चीज़ है? C5, ये है पॉलीसेपेलस पॉलीपेटेलस, ठीक है। और G3, तो ये आपका ना कोहेसन का एग्जाम्पल है ना एडेसन का, ये फ्री है।
मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये K5 C5 G3 कुछ भी लिखा हो, ब्रैकेट अगर नहीं लगा है तो ना तो ये कोहेसन का एग्जाम्पल है और ना ये एडेशन का एग्जाम्पल है। माइंड याद रखिएगा भाई। तो कहते हैं इन दोनों में अब देखिए ये वाला क्या नाम है इसका नाम है ईपीपेटेलस, ये वाले का नाम ईपीफिलस, ठीक। और ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। ईपीपेटेलस कहाँ पाया जाता है? कंपोस्टी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में, और ईपीफिलस लिलियसी फैमिली में। उसका एग्जाम्पल लिली जो कि आपका दिया है माइंडेड। तो इस बात यार सिनकार्पस, सिनेंड्रस, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है? गैमोपेटेलस पॉली और गैमोपेटेलस, ठीक। तो इसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ गैमोसेपेलस, ठीक, मैं बोल रहा हूँ गैमोपेटेलस, ठीक। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? कोहेसन के, ठीक, कोहेसन। तो गैमोसेपेलस और गैमोपेटेलस ये हो कोहेसन के। फिर देखिए सिनकार्पस, ठीक, यही है सिनकार्पस, ब्रैकेट लगाओ, ये भी है कोहेसन का। तो आपसे कह रहे हैं कोहेसन ऑफ फ्लोर अपेंडेज, दैट इज फोर्थ आंसर, ठीक है। सिनकार्पस में पिस्टिल आपस से जुड़ते हैं भाई, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपकी बुक में ये आपको बताया गया है, अब इसको सीखते कैसे हैं। सपोज दैट आपके पास ये गाइनोसियम है और ये गाइनोसियम की एक पोजीशन आप मान लीजिए, आपको पता था कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, बाकी के 3 फ्लोर अपेंडेज हैं। अगर वो इसके नीचे से निकल के जाएं, ठीक, तो आप देखिए ये रहा गाइनोसियम और उसके नीचे मतलब हाइपो, अब ये हो गया हाइपोगाइनस, मतलब हाइपोगाइनस का मतलब गाइनोसियम के नीचे से रेस्ट ऑफ द पार्ट निकले, हाइपोगाइनस। और चूंकि ये ओवरी ऊपर हो गई तो ये हो गया सुपियर ओवरी। दूसरा देखिए ये केस है और सारे पार्ट ऊपर से निकले हैं। अब ध्यान से देखिए ये रहा आपका गाइनोसियम, ये देखिए सारे पार्ट इसके ऊपर से निकले हैं, दैट इज इपीगाइनस। और ये है इपीगाइनस और इसके फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी। और कंपोजिटी में कौन? रे फ्लोरेट्स। और उसके अलावा कुकुरबिटेसी, जिसका एग्जाम्पल आपकी बुक में कुकुम्बर दिया, रे फ्लोरेट सनफ्लावर दिया है, दैट इज कुकुम्बर, ठीक, ये है। और एक केस आपका ये गाइनोसियम की पोजीशन कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम ऐसे निकले हैं, इसका एग्जांपल है प्लम, रोज और पिच। तो जो आप बोलते हो हाइपोगाइनस, मतलब हाइपो का मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट बिलो द गाइनोसियम, और इपीगाइनस मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट एबव द गाइनोसियम, और पेरीगाइनस मतलब पेरीफेरी में निकले, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो बच्चों ये सेशन यहीं से ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। हमारे इंस्टीट्यूट का प्रयास है, री-एफ-एस-टी के भी टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट में आपका जो एनुअल जो टेस्ट चलता है, नीट है, एफ-एस-टी है, बायोटॉपिक भी शुरू होने वाला है, एस-बी-टी-एस भी शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि दिन में क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से हमारी इंस्टीट्यूट नए तरीके से आपके लिए स्ट्रैटेजी और नीति तैयार करेगी। कुल मिलाकर के बिल्कुल परेशान मत होइए, लगे रहिए भाई, जो होगा वो सभी के साथ होगा, कुल आपके साथ नहीं होगा। जिनका नंबर अच्छा आ रहा है उनके लिए भी, और जिनका नंबर थोड़ा डाउन आ रहा है उनके लिए भी। और सबसे बड़ी समस्या, अब जैसे से आपका तैयारी आगे बढ़ेगी तो आपको कभी नंबर घटेगा, कभी नंबर बढ़ेगा। मान लीजिए नंबर घटा, नंबर बढ़ा। अब सपोज दैट ये सवाल है, आपने इस सवाल से बहुत कुछ सीखा अब तक कि गैमोपेटेलस क्या है, गैमोसेपेलस क्या है, पॉलीपेटेलस के बहुत से बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाते कि सर K5 और C5 लिखा, ये किसका एग्जाम्पल है, कोहेसन में जाएगा कि एडेशन में जाएगा। तो मान लीजिए ये सवाल आपका गलत हो गया, आपके इस पेपर में नंबर घट गए, और जब आपने इसको इम्प्रूव कर लिया तो साल भर आपका अच्छा गया। तो जब आपका गलत होगा तो आपको निराशा होगी, आपको लगेगा तैयारी बड़ी ख़राब चल रही है, बड़ी असफलता का ख्याल आएगा मन में, ठीक। और जब आपने इस गलती को इम्प्रूव करके आगे आने वाले साल भर के सभी पेपर में, जब आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो गया कि कौन कोहेसन का एग्जाम्पल है, कौन एडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आपकी तैयारी आप पूरे साल भर के पेपर में या नीट 2025 के एग्ज़ाम में आप उसे अच्छा कर लेंगे। तो निराशा आएगी तो उसको आप अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ से दूर करेंगे, उसे आशा में बदलेंगे। असफलता आएगा तो उसे आप सफलता में बदलेंगे। तो ये खेल आपका चलता रहेगा पूरे साल भर। कभी नंबर 2-4 सवाल कम हो जाएगा, कभी आप टेस्ट में बहुत अच्छा करेंगे। जो बच्चे साल 2 साल 3-4 साल तैयारी किए, जिनका 4 साल में निकला, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल, किसी का पहले साल, तो हर किसी ने उस दौर को फेस किया है, ठीक है। तो बस कहना आप लोगों से यही है कि सफलता का खेल चलता रहेगा, ठीक है बच्चों, सफलता खेल चलता रहेगा। नंबर घटेगा, बढ़ेगा, आशा आएगी, निराशा जाएगी, असफलता जाएगा, सफलता आएगी, ये चलता रहेगा आपके साथ जीवन भर, ठीक है। तो लगे रहिए और कुछ नहीं चलेगा।